नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के बारे में। जब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न इंडिया पे बात हो रही है तो हमने आपको पहले ही डिसाइड किया था कि हम ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे, यानी वार्षिक वर्ष के अनुसार डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम अनुरोध करेंगे, अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इस लाइव सेशन जो चल रहा है, आपका लाइव है, इस लाइव सेशन में अधिक से अधिक लोग जुड़े। हमारी भी इच्छा होती है, हार्दिक इच्छा होती है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दूर तक फैलाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया में। हम मॉडर्न इंडिया में हमारी जब आपसे बात हो रही होगी तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम कहाँ पे आप पे चर्चा किए थे अब तक का एक छोटा सा आपको रिवीजन या एक छोटा सा आपके सामने एक छोटा सा मॉडल रखेंगे जिससे हमारी अब तक बात हुई है। तो सबसे पहले आपको हम याद दिला दें, अब तक हमारी बात जो पिछली वीडियो में बात की थी, हमने बात की थी आपसे 1908 के मुजफ्फरनगर कांड में, जिसमें जो किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट था उसके ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। उसके बाद हमने बात की थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की, जहां पर पहली बार पृथक निर्वाचक का संकल्पना लेकर आई और नरमपंथी को कुछ लुभावन चीज़ें देने के लिए अंग्रेजों ने कार्य किया। फिर हमारी बात हुई थी 1911 पर, जो दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज पंचम आते हैं, ये पहली, और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और दिल्ली में अपना नया कैपिटल बनाते हैं, और साथ ही साथ बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग करते हैं। फिर 1913 में हमने बताया था गदर पार्टी की स्थापना, 1914 में हमने बताया था प्रथम विश्व युद्ध, और 1914 में ही बताया था हमने कामागाटा मारू प्रकरण। यहाँ तक बात हमारी हो गई थी। अब समय है 1915 का। 1915 में क्या महत्वपूर्ण है? क्या कोई घटना हो रही है? घटना तो नहीं हो रही है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भारत आ रहा है जो पूरे भारत की राजनीति को बदल कर रख देगा। 1915 में एक ऐसा व्यक्ति भारत में प्रवेश कर रहा है जो भारत की पूरी राजनीति को बदल देगा, भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को बदल देगा, जिसका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये आप देखेंगे, इनके बारे में बहुत छोटा सा आपको हम बता दें कि भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन को आप देखेंगे भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अफ्रीका से वापस आ रहे हैं, और अफ्रीका ये क्यों जाते हैं? 1893 में दादा भाई अब्दुल्ला ने इन्हें बुलाया था एक अपना निजी मुकदमा लड़ने के लिए, और वहाँ पर ये वहाँ के रंग भेद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं और अंग्रेज़ों से इस लड़ाई में विजय प्राप्त करके पुनः भारत आते हैं। इस दौरान साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की। एक तो उन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की वहाँ पर। दूसरी चीज़, रंग भेद के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था उसमें इस नडाल कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। रंग भेदी कानून उन्होंने वहाँ पर उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और जो पास अधिनियम था, जो विवाह अधिनियम था, उसका विरोध किया। ये पास अधिनियम क्या था कि जो भारतीय मजदूर थे या जो अन्य देशों के मजदूर हुआ करते थे, इनके पास एक पास हुआ करता था, एक पास मिला था कि पास के बिना कहीं बाजार विदेशी क्षेत्रों में, विदेशी बाज़ारों में, यानी उसी देश के अपने बाज़ारों में नहीं जा सकते थे, भले वो नागरिक हों। तो इस पास के खिलाफ गांधी ने लड़ाई लड़ी और पूरे सबके पास को एक अग्निकुंड में, एक आग में जलवा दिया कि हम बिना पास के चलेंगे, अंग्रेज देखते हमारे क्या कर लेंगे। तो अंत में होता है जो पास अधिनियम था उसमें अंग्रेज संशोधन करने के लिए आते हैं, और देखेंगे गांधी ने वहाँ पर 2 आश्रम की स्थापना की थी। कौन कौन सा? एक तो फिनिक्स है, एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, दूसरा टॉलस्टॉय।
ये एक आश्रम की स्थापना करते हैं। और इन्होंने साउथ अफ्रीका से ही एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकालते हैं, और ये निकालते हैं किसमें? इंग्लिश में। और देखिए, गांधी जिनसे प्रेरित हुए थे अपने इतिहास में, अपने जीवन काल में, वो कौन से? पहला नाम है टॉलस्टॉय। दूसरा देखेंगे, दूसरा नाम है थोरियो। तीसरा नाम है रस्किन। इन लोगों से गांधी बहुत प्रभावित हैं, और कुछ किताबें हैं, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ धर्म हैं जिनसे ये प्रभावित होते हैं। आप देखिए उनमें कौन है? उनमें है बौद्ध धर्म, जिनका मध्यम मार्ग गांधी को बड़ा पसंद है। दूसरा जैन धर्म, जहाँ से अहिंसा लेते हैं। तीसरा अपने स्वयं के माता पिता से ये बड़े प्रभावित होते हैं। और आप देखेंगे कौन और अन्य गीता में, ये गीता से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ये चीज़, इतनी बातें अगर आपको स्पष्ट है तो आप आगे चले यहाँ से। गांधी के बारे में अगर छोटी सी कहानी आपको सुना दे कि गांधी 1888 से लेकर 91 के बीच में ये राजकोट और बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट हुआ करता था, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाया करते थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में इनकी प्रैक्टिस जमी नहीं और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और जब ये रिजेक्ट होते हैं तो बाद में गांधी को बुलावा होता है, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो देखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए अभी भी कि अगर आप किसी एग्जाम में रिजेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए और कुछ बड़ा है। जैसे आप गांधी को ले सकते हैं। अगर गांधी की वकालत चल गई होती, अगर गांधी एक वकील हो गए होते, तो शायद भारत आज आज़ादी में जो आज के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गांधी का रोल था, वो रोल नहीं होता, वो गांधी नहीं होते, वो आज़ादी कुछ इस तरह से नहीं होती थी जरूर, चाहे वो 1947 में न होकर 1990 में हो, 1980 में हो, 67 में हो, चाहे जब हो, लेकिन वो तरीका नहीं होता। और गांधी जो भारत था वो शायद हो सकता अखंड ना होता। तो ये गांधी की कुछ उपलब्धियां हैं। यानी आप इससे एक चीज़ सीख सकते हैं इस घटना से कि अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उससे बड़े एग्जाम आपके वेट कर रहे हो सकता है उससे बड़ा पद आपका कोई वेट कर रहा हो सकता है उससे ज़्यादा सफलता आपको कहीं मिल जाए। ऐसी यह कहानी गांधी की हमें बताती है। अगर गांधी वकालत कर लिए होते, गांधी वकालत में सफल हो गए होते, तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जैसा व्यक्ति हमें नहीं मिलता। तो अब तक हमने बात की जनवरी 1915 की। उसके बाद हमारी बात होगी 1916 में। 1915 में जो घटनाएं महत्वपूर्ण थी उसकी हमने चर्चा की कि गांधी का भारत आगमन हो रहा है 9 जनवरी 1915 की, और प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद 1916 की घटना हमें चर्चा करनी है। 1916 में क्या हो रहा है? 1916 में महत्वपूर्ण है, एक समझौता हो रहा है, एक मीटिंग हो रही कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का, जिसे आप देखिए उसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। वो क्या है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो क्या है? अच्छा, एक चीज और देख लें यहीं पर। इस घटना के पहले, लखनऊ पैक्ट के पहले एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था होम रूल। ये 16 में ही हो रहा है। तो आइए पहले होम रूल की हम चर्चा कर लेते हैं। जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था, ये 2 प्रमुख नेताओं के द्वारा चलाया गया था। कौन कौन से थे? अच्छा, होम रूल का अर्थ क्या होता है पहले ये बात कर ले। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन का मतलब खुद का शासन, अपना शासन। और ये इस स्वशासन की जो ऑब्जेक्टिव था, ये होम रूल आंदोलन का अपने शासन को प्राप्त करना, किसके अंतर्गत? ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश से अलग नहीं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं के राज्य को प्राप्ति की मांग थी होम रूल आंदोलन में। इसमें 2 लीडर बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 होम रूल का जो ब्रांच स्थापित की गई थी, वो एक सबसे पहले स्थापित की गई थी तिलक के द्वारा। पहले सबसे स्थापित की थी तिलक ने, और कहाँ पर? ये आपका है महाराष्ट्र का क्षेत्र।
और महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, हेडक्वार्टर इसका बनाया था बेलगांव में। बेलगांव में इन्होंने क्या बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया, इसका मुख्यालय बनाया, किसका, अपने होम रूल आंदोलन का। और जो तिलक का जो होम रूल था, इस होम रूल के सचिव कौन थे, इनका नाम जान लें। इस होम रूल के सचिव थे एन.सी. केलकर। एन.सी. केलकर इसके सचिव हुए। और देखिए, जो दूसरा होम रूल होता है वो एनी बेसेंट का होता है, लेकिन सबसे पहले जो होम रूल स्थापित होता है वो स्थापित किया था तिलक ने, यानी तिलक का सबसे पहला होम रूल है। और इसी दौरान वो 2 पत्रिका निकालते हैं, एक पत्रिका का नाम है मराठा और दूसरी है केसरी। जो मराठा पत्रिका है उसे वो निकालते हैं इंग्लिश में, और जो केसरी है इसे निकालते हैं मराठी में। ध्यान रखिएगा, दोनों का वाइस वर्सा फार्मूला है, ठीक है। मराठा को मराठी में नहीं निकालते, वो इंग्लिश में निकालते हैं, और केसरी को मराठी में निकालते हैं। कौन निकाल रहा है, तिलक जी निकाल रहे हैं। इनका जो आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र के सह्याद्री वाले क्षेत्र में। आप देखेंगे जो बेलगांव का हिस्सा है वहाँ पर। दूसरा जो होम रूल इसी समय चल रहा है, ठीक इनके कुछ समय बाद, यानी अगर हम बात करें तो इनका जो होम रूल हुआ, इसका टाइम पीरियड कब है, इसका टाइम पीरियड है अप्रैल 1916। अप्रैल 1916 में ये होम रूल चालू हो रहा है। और इसके बाद जो दूसरा होम रूल होगा वो किसका होगा, वो एनी बेसेंट का होगा। यानी होम रूल में हमने जो बात की आपसे, हमने 2 ब्रांच की बात की। एक बात की आपसे तिलक के होम रूल की, जिसकी हमने आपसे कुछ डिटेलिंग की। दूसरी है एनी बेसेंट की। अब हम बात करेंगे एनी बेसेंट की। तो थोड़ी सी हम अगर दोहरा दें तो तिलक के होम रूल से हमने क्या क्या बात की। तिलक के होम रूल से हमने बात की आपसे कि ये महाराष्ट्र के हिस्से में एक्टिव था और सबसे पहले स्थापित होने वाला होम रूल है। इसके अध्यक्ष जो इसके हैं जोसेफ बैपिस्ट हैं, और इसके जो सचिव हैं एन.सी. केलकर हैं। यह स्थापित होता है अप्रैल 1916 में, और यहाँ से तिलक ने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की, एक मराठा जिसे अंग्रेजी में, और दूसरा केसरी जिसे मराठी में प्रकाशित किया। इतनी बातें हमने अभी तक आपसे की। दूसरा जो ब्रांच है वो एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट का जो होम रूल है, आप उसे देखिए तो वो होम रूल केवल ये वाला हिस्सा जो है, दूसरे कलर में हाईलाइट करते हैं, शायद अच्छा लगे आपको, क्योंकि अच्छा आपको लगेगा तो हमको भी लगेगा। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये तिलक के होम रूल का है। इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो शेष क्षेत्र बच रहा है वो क्षेत्र आप देखेंगे किसका है, वो क्षेत्र है एनी बेसेंट का। यानी बाकी क्षेत्र में एनी बेसेंट का होम रूल चल रहा है। अगर हम बात करें तो केवल इन्हीं तिलक के होम क्षेत्र को छोड़ने के बाद, तो जो एनी बेसेंट का होम रूल है वो अधिक व्यापक है, अधिक बड़ा है। और ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर, ये हो रहा है इस क्षेत्र में। और कहाँ पर, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का जो मुख्यालय रखा था वो रखा था अडयार में। कहाँ पर, अडयार में। और एनी बेसेंट के जो होम रूल के जो अध्यक्ष थे, आइए इससे बात समझते हैं। यहाँ जो एनी, आपको ये इमेज दिख रहे हैं, ये तिलक हैं जिन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल चलाया था, और ये है एक आयरिश महिला एनी बेसेंट। इनका जो होम रूल है ये सितंबर 1916 को स्थापित होता है, यानी 4-5 महीने बाद स्थापित, 6 महीने बाद स्थापित, 6-7 महीने बाद स्थापित हो रहा है तिलक के होम रूल के बाद। अब देखिए, ये इनका जो होम रूल था ये प्रकृति में अधिक उदार था, उदारवादी था। और इनके जो अध्यक्ष थे और इनके जो सचिव थे उसकी बात कर लें तो इनके अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट स्वयं अपने जो होम रूल चला रहे थे उसका वो अध्यक्ष थी। दूसरी अगर हम बात करें, जो इनका सचिव था वो सचिव था अरुण डेल। दूसरे पेन से लिख दें, क्या नाम था,
अरुणडेल, ये इसके सचिव हुआ करते थे। स्थापित कब हो रहा है? सितंबर 1916 में। अब देखें, ये जो होम रूल था, हमने जैसा कि बताया एनी बेसेंट वाला, कि एनी बेसेंट का जो होम रूल है इसका विस्तार अधिक व्यापक है और अधिक उदार है। और इसकी उदारता और विस्तार के कारण देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये इसी होम रूल से जुड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के अलावा कुछ अन्य जो कांग्रेसी हैं वो भी इसी होम रूल से जुड़ जाएंगे। अब आगे देखें तो ये, अब जैसा कि हमने बताया था, तिलक ने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, उसी तरह एनी बेसेंट ने भी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इसमें आप देखेंगे एक का नाम है न्यू इंडिया और दूसरे का नाम है कॉमनवेल्थ। ये 2 पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशित की। किसने? एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट की हमने बात की, ये होम रूल की उनकी जो प्रारंभिक थी उसकी बातें थी। इसके अलावा होम रूल में क्या हम चर्चा करेंगे कि जो होम रूल का आंदोलन है इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके कुछ फीचर क्या थे, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए होम रूल की बात करें। पहली बात, इसका फीचर ये था, ये पूर्णतः अहिंसक था। इसमें कहीं भी हिंसा नहीं हुई। ये कैसा था? पूर्णतः अहिंसक था। कहीं भी हिंसा नामो निशान नहीं मिलता। दूसरी चीज, ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था। इसमें आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर आते हैं और इसी कारण आप देखेंगे सांप्रदायिक जो सौहार्द है, सांप्रदायिक एकता है, उसे बढ़ावा मिलता है। तीसरी चीज अगर बात करें तो ये जो दोनों लोगों का होम रूल था, इस होम रूल के माध्यम से जो नेता थे, जो ये लोग नेता थे और साथ ही साथ नेता के सहयोगी, ये जगह जगह घूम कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो संबोधित कर रहे हैं और संबोधन के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं क्या होम रूल का अर्थ क्या होता है। ये बता रहे हैं कि होम रूल क्या है, होम रूल का अर्थ लोगों को समझा रहे हैं जगह जगह जाकर। और इसका परिणाम क्या होगा अगर देखेंगे तो कौन कौन नेता हैं, इनमें आप देखेंगे नेहरू चाचा, नेहरू हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, पटेल जी हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आपको बताएं, महात्मा गांधी। गांधी जी भी होम रूल के दौरान वो भी घूम कर लोगों को कार्यकर्ता के रूप में सुशासन का अर्थ समझा रहे हैं। अभी तक गांधी के जीवन में 2 फेज है, एक 1915 से लेकर 1919 तक। इस बीच गांधी अंग्रेजों के समर्थक रहेंगे, लेकिन 1919 के बाद जब रोल एक्ट आएगा तो उनके चरित्र पता चल जाएंगे कैसे हैं यहाँ पे अंग्रेज, तो कट्टर विरोधी हो जाएंगे। लेकिन अभी वो सुशासन की मांग करेंगे, ऐसे सुशासन जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत मिलेगा। और यही रीजन है कि वो एनी बेसेंट के जो समूह था, उस समूह से जो होम रूल आंदोलन था उससे जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में गांधी काम कर रहे हैं अभी। इतनी बातें स्पष्ट। अब देखिए, तो हमने इनके होम रूल की कुछ विशेषताएं बात की। अब एक चीज और हमें बात करनी है, क्या इसका दमन कैसे इन्होंने अंग्रेजों ने किया, कैसे अंग्रेजों ने होम रूल को सप्रेस कर रहे हैं, इसकी बात कर लें। तो देखिए, दमन के रूप में 2 लोग, एक तिलक को और एक बेसेंट को। तो सबसे पहले तिलक की बात करेंगे। तिलक का दमन कैसे कर रहे हैं? तिलक का जो बर्थडे है आप जान लें, वह 23 जुलाई को। अंग्रेजों ने इनके बर्थडे का एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट दिया। क्या देते हैं कि इनके जन्मदिन के दिन ही अंग्रेजों ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। क्या जारी किया? कारण बताओ नोटिस, कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा आंदोलन क्यों शुरू किया। और आप देखेंगे इनके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। 60,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। अब होता क्या है, तो अब जो तिलक हैं इनके बचाव के लिए आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई वकील सामने आते हैं और इन्हें लोअर कोर्ट में निर्दोष घोषित किया जाता है। इन्हें दोष से मुक्ति दे दी जाती है और इसी समय
महात्मा गांधी ने इसी विषय पर लिखा था कि जब तिलक को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है तो उन्हें लिखा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की जीत है। किसके बारे में लिखा? जब तिलक को सजा से मुक्त किया जाता है, किस सजा से? जो उनके ऊपर लगाया गया था कारण बताओ नोटिस और 60,000 रुपये का जुर्माना। तो गांधी ने उनकी जीत को लेकर ही कहा कि अब व्यक्ति की आज़ादी की जीत है। अब बात करें राइट टू फ्रीडम की ओर जीत बताते हैं। दूसरी चीज, एनी बेसेंट के साथ क्या हो रहा है? यहीं पे एनी बेसेंट के साथ क्या हो रहा है? एनी बेसेंट जो पूर्णतः अहिंसक थी, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कैद किया और देखेंगे इसी इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही इस समय जो सर सुब्रमण्यम इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जो अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। इतनी बातें स्पष्ट। तो ये थी पूरी डिटेल होम रूल की। तो आइए, आपको हमने अभी होम रूल के क्षेत्र को भी बताया, हेडक्वार्टर भी बताया कि इनका जो हेडक्वार्टर था एनी बेसेंट का कहाँ पर था? इनका था आपका अडयार में, और जो तिलक का था ये था बेलगांव में। सचिव के रूप में हमने बताया कि इसके जो तिलक के जो सचिव थे उनका नाम था NC केलकर, और जो एनी बेसेंट के जो सचिव थे उनका नाम था अरुण डेल। अध्यक्ष के रूप में बताया, अध्यक्ष जो तिलक के थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्ट, और जो एनी बेसेंट की थी वो स्वयं थी। इतनी बातें हमने आपको यहाँ पे बताई। तो आइए, अब जितनी हमने चर्चा की है उसकी एक बार आपको एक झलक में आपको हम PPT दिखा दें तो शायद उचित रहेगा। इतनी आप पहले एक बार क्षेत्र देख लेंगे, इससे क्षेत्र से आपको ये आइडिया लगेगा कि किसका क्षेत्र बड़ा था और किसका विस्तृत था। तो विस्तृत एनी बेसेंट का क्षेत्र है और छोटा तिलक का। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे आपसे, क्या हमारी बात होगी आपसे होम रूल आंदोलन के बारे में। हमने बताया कि जो आयरलैंड के नेता हैं रेमंड से प्रभावित होकर ये आंदोलन शुरू किया गया था। ये आयरिश होम रूल से पूरी तरह से प्रभावित था। ऑब्जेक्टिव था सुशासन को प्राप्त करना, किसके अंतर्गत? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। अब देखिए, हमने बताया कि यहाँ पर दो होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुए, एक तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक का जो होम रूल का आंदोलन था ये महाराष्ट्र बेलगांव में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, मुख्यालय रखा गया। यहाँ से ये आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्ट और इसके सचिव थे NC केलकर। सबसे पहले तिलक का होम रूल स्थापित होता है अप्रैल 1916 में, और इसी दौरान तिलक ने 2 पत्रिकाएं मराठा और केसरी नामक प्रकाशित करते हैं, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। ये थी इनकी कहानी तिलक की। दूसरी चीज, अब बात करें एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का जो हेडक्वार्टर था उसे बनाया अडयार नदी पर, अडयार स्थान पर, और इसके अध्यक्ष थे स्वयं एनी बेसेंट और इसके सचिव थे अरुण डेल। अपने जो इनका होम रूल था उसकी स्थापना सितंबर 1916 में ये कर रही हैं, और ये इनका लीग बड़ा ही उदार हुआ करता था। केवल 3-4 लोग मिलकर होम रूल की स्थापना कर सकते हैं कहीं पर, और यही रीज़न है कि ये इनका जो होम रूल है उत्तर भारत में बहुत ही पॉपुलर होता है, बड़ी ही प्रसिद्धि हासिल करता है। जवाहरलाल नेहरू इसी से जुड़े हुए थे, और इन्होंने जो एनी बेसेंट है इन्होंने न्यू इंडिया ऑफ कॉमनवेल्थ नामक 2 पत्रिका निकाली थी। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आप ये समझ सकते हैं कि होम रूल क्या था और कैसे कैसे शुरू हो रहा है। लेकिन इतने से काम तो चलने वाला नहीं है। अभी बात करनी है कि इनका दमन कैसे हुआ, इनका स्वरूप कैसा था, इनकी विशेषताएं कैसी थी। तो आइए सबसे पहले होम रूल की विशेषताएं देखते हैं। यह पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था और यह धर्मनिरपेक्ष भी था, यानी यहाँ पर धर्म को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं हो रही है। सर्वधर्म समभाव इस आंदोलन में देखने को मिलेगा, और यही रीजन है कि सांप्रदायिक एकता का भाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं ने जनता को होम रूल का अर्थ समझाया, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लोगों को संबोधित किया। इसमें नेहरू, इसमें आपको मिलेंगे जिन्ना, इसमें आपको मिलेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद, इसमें मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों पटेल बंधु यहाँ पर एक्टिव हैं। और देखेंगे महात्मा गांधी इसलिए क्योंकि ये इनकी उपस्थिति ऐसी है जो आप देखेंगे कि अब तक छुपे छुपे नजर आएंगे, क्योंकि 1915 में आ चुके हैं, साल भर हो चुका है लगभग, और 1.5 साल होने के करीब में था। इस समय ये
जगह जगह लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे होम रूल के माध्यम से। इस आंदोलन का दमन कैसे होता है? इस आंदोलन का दमन करते हैं अंग्रेज सबसे पहले तिलक को टारगेट करते हैं, उनके ही बर्थडे के दिन 23 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और 60,000 का जुर्माना। इनके बचाव में जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों का एक दल आता है और उन्हें जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर निर्दोष घोषित कराता है। और आप देखेंगे और यंग इंडिया में गांधी इसी घटना को लिखते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की जीत है। इस तरह से जब देखेंगे तिलक का उन्हें दमन कर दिया या तिलक को उन्हें सप्रेस कर दिया, तो एक जो तिलक वाला जो मोमेंट था वो समाप्त हो जाता है। और दूसरी आप देखेंगे एनी बेसेंट वाला। एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेजी सरकार ने, और गिरफ्तार करके कैद कर दिया। जब तक आंदोलन शांत नहीं हो गया तब तक इन्हें छोड़ा नहीं गया। और धीरे धीरे देखेंगे अब मोमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इस गिरफ्तारी के विरोध में ही सर सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। इतनी बातें हमने आपको बताई। तो अब यहाँ से आगे आप बात करेंगे आपसे किसकी, जो 1916 में दूसरी घटना घट रही है। पहले अब तक हमने क्या क्या बात कर ली उसे एक बार यहीं दोहरा देते हैं क्या क्या हमने बात की। 1915 में गांधी के आगमन की बात की। 1916 की जो घटना हमने बात की आपसे वो थी क्या, वो थी आपकी होम रूल आंदोलन की। अब बात करेंगे 1916 की एक और घटना, क्योंकि घटनाएं बड़ी बड़ी हैं, महत्वपूर्ण है। 1916 की एक और घटना महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है, वो है लखनऊ पैक्ट। जब आपको 1916 का लखनऊ पैक्ट की चर्चा करनी है तो आप सबसे पहले सूरत विभाजन को एक बार याद कर लीजिए। 1907 में जो हुआ था, क्या हुआ था सूरत में? यहाँ पर अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। क्या कर रहे हैं ये? इनकी अध्यक्षता में जो नरम दल था कांग्रेस का और जो गरम दल था, इन दोनों दलों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर ही विवाद होता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के कारण अब देखेंगे पूरे 9 साल तक कांग्रेस 2 गुटों में बटा हुआ था, एक नरमपंथी एक गरमपंथी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे। लेकिन समय के साथ अंग्रेजों ने ये सीखा, अंग्रेजों से ये सीखा कि हम दोनों की आवश्यकता है कि दोनों एक साथ एकजुट हों। और दोनों को, जो कांग्रेस का नरम दल है और गरम दल, इन दोनों को, और साथ ही मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित होती है, इन तीनों को एक मंच प्रदान करने का कार्य करते हैं। 2 लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, एक है एनी बेसेंट का और दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना का। इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच प्रदान कराया। तो देखिए ये समय है 1916 का और हो रहा है क्या, लखनऊ पैक्ट। कब हो रहा है? इनकी मीटिंग आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के आसपास ही होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ देख लें, इसी में देखिए जो पैक्ट हो रहा है, एक पहली बात कांग्रेस में है, दूसरी चीज़ मुस्लिम लीग में है। कांग्रेस में किन 2 के बीच में है? एक है नरम पंथ के बीच में और दूसरा है गरम पंथ के बीच में। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और मुस्लिम लीग इन लोगों से मिल रही है। तो ऐसे में आप देखें, आपको हमने एक चीज़ और बताया कि जो मुस्लिम लीग है 1906 में स्थापित हुआ था, लेकिन इस समय वर्तमान में जो 1916 का समय है, इसमें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता 1916 में जिन्ना कर रहे थे और कांग्रेस की अध्यक्षता जो अध्यक्ष कर रहे थे 1916 में AC मजूमदार थे। ध्यान रखिएगा, नाम AC मजूमदार है। दोनों का जहाँ पे कांग्रेस अलग हुई थी उसमें कौन थे? रासबिहारी घोष थे और यहाँ पे कौन है? AC मजूमदार है। याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ, बार बार पूछा जाएगा। तो इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे बढ़ें। अब देखिए जो कांग्रेस पैक्ट, जो कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस का 2 गुट, ये है कांग्रेस का ब्रैकेट, कौन सा? एक है नरम दल और दूसरा गरम दल, प्लस कौन? मुस्लिम लीग, मिल के बन रही एक संगठन। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। तो आइए अब देखते हैं लखनऊ पैक्ट की कुछ विशेषताएं क्या हैं। देखिए लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज स्वीकार किया, क्या? जो अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को 1909 में दिया था, क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन को यहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया और इसके तहत मुसलमानों को
40% आरक्षण की बात की, कुछ जगह 30% भी मिलता है। ठीक है, तो आप देखें 30% उत्तर प्रदेश में मिला था उनको, और अब उन्होंने कहा कि 150 जो सीट हैं उसमें से आपको 60 सीटें रिजर्व होंगी आपके लिए। प्रांतीय विधान परिषद में उन्हें आरक्षण भी दिया, और इसके साथ क्या करते हैं, उन्होंने जो सांप्रदायिक निर्वाचन जब मुस्लिम लीग का उन्हें स्वीकार किया, तो मुस्लिम लीग क्या कहती है, मुस्लिम लीग कहती है कि स्वराज के लिए अब हम और आप दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगी। यानी दोनों का जो मोटिव होगा वो अब क्या होगा, वो होगा स्वराज। और चीज देखें, समझौते का कारण क्या हुआ, कि समझौता क्यों हुआ, समझौता कांग्रेस के दोनों दल आखिर क्यों मिलकर आए। इसका एक रीजन ये है कि दोनों दल सरकार से नाखुश थे, और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। क्यों, क्योंकि दोनों दल नाखुश थे, ना नरम पंथ खुश हो रहा था, ना गरम पंथ खुश हो रहा था, मिल कुछ रहा ही नहीं था। 1909 में कुछ चीज़ें दी, 1909 से लेकर 16 तक कुछ ही नहीं मिला उनको पूरे 7 सालों में। फिर दूसरी चीज़, जो अली बंधुओं का उदय हो रहा है इसी समय। अली बंधु कौन, ये मुस्लिम है, कौन से, एक शौकत अली और एक मोहम्मद अली। इन लोगों ने दोनों तरफ से मुस्लिमों की जो रूढ़वादी विचारधारा थी उसे उन्होंने अलग रखने की कोशिश की, और इस वजह से आप देखेंगे पूरी तरह से जो मुस्लिम लीग है धीरे धीरे कांग्रेस के साथ एक साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम करेगी। और इस पैक्ट के बाद क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, इस पैक्ट के बाद सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखेगा वो दिखेगा आपको दोस्तों, कि जो गौ हत्या थी वो गौ हत्या मुस्लिमों ने करनी समाप्त कर दी। और हिंदू भाई क्या कर रहे हैं, हिंदू भाई जो मस्जिद के आसपास म्यूजिक बनाने से बंद कर दिया, उन्हें मना कर दिया लोगों को कि इसके आसपास संगीत नहीं बजाएंगे। कांग्रेस ने एक चीज और स्वीकार किया कि कोई भी ऐसा विधेयक हम पारित नहीं करेंगे जहां पर एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग उसका विरोध कर रहा हो, ये कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा भी उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो ये थी पूरी डिटेल आपकी किसकी, लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो आइए लखनऊ पैक्ट के बारे में जितना आपने अभी तक सीखा है उसकी एक पीपीटी देखने से पहले हम थोड़ी सी बात और आपसे कर लें। वो क्या है, वो थोड़ी सी बात ये है कि जितनी चीज़ें हमने आपसे कही हैं एक बार हल्के में उसको समराइज कर दें। देखिए लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हो रहा है, एक हो रहा है कांग्रेस के बीच में, और दूसरा हो रहा है किन के बीच में, एक तरफ कांग्रेस आ रही है, दूसरी तरफ आ रही है मुस्लिम लीग। कांग्रेस में दो दल, एक हैं नरमपंथी और एक हैं गरमपंथी, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, और एक लखनऊ पैक्ट साइन हो रहा है किन के बीच, वो साइन हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ध्यान रखिएगा, नरम पंथ और गरम पंथ के बीच में कोई पैक्ट साइन नहीं होता, साइन होता है किनके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसकी साइन की कुछ विशेषताएं हमने आपको बताई, क्या थी कि दोनों ने कहा हम एक दूसरे के साथ मिलकर स्वराज के लिए लड़ेंगे, पृथक कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की बात स्वीकार कर ली, और आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कांग्रेस ने कि अगर कोई विधेयक है उस पर एक बड़ा मुस्लिम वर्ग या कोई अल्पसंख्यक वर्ग विरोध कर रहा है तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी बातें थी लखनऊ पैक्ट के बारे में। इसका प्रभाव आगे क्या मिलेगा, इसका प्रभाव मिलेगा कि जो अब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी चीज़, जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तीसरी चीज़, जो जागरूकता होगी वो अधिक फैलेगी, लोगों में जन जन तक जुड़ाव बढ़ेगा, ये चीज़ें होंगी। और इसके बाद आप देखेंगे 2-4 सालों में महात्मा गांधी एक्टिव हो जाएंगे बहुत तेज़ी से। तो आइए जितनी हमने बात की उनकी हम आपको एक बहुत ही समराइज, बहुत तेज़ी से पीपीटी दिखा देते हैं। ये देखिए लखनऊ पैक्ट की हमने बात की कि ये होम रूल आंदोलन से पहले हुआ था, इसकी हमने आपको बताई। होम रूल आंदोलन इससे पहले हो चुका है, वो अप्रैल में ही शुरू हो चुका था हमने बताया, और ये नवंबर-दिसंबर में होता है। इसके अध्यक्ष जो लखनऊ समझौता के थे अंबिका मजूमदार थे, इसी मजूमदार के नाम से भी जानते हैं। समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो पैक्ट साइन हो रहा है उस पैक्ट में आप देखेंगे, इस पैक्ट को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस के दो दल एक दूसरे से सामने आकर मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नरम पंथ और गरम पंथ, और मुस्लिम लीग कांग्रेस से आकर मिल रही है, और इसमें मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इतनी बातें स्पष्ट।
तो अब यहाँ से आगे आपको जो जानना है एक बार और कि AC मजूमदार का नाम आप याद रखेंगे, और जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप सूरत विभाजन को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो गलती हुई थी उसे सुधारा लोगों ने लखनऊ पैक्ट में आकर, कांग्रेस के लोगों ने। उसके बाद इसके बाद हम आपसे बात किए थे क्या, इसके बाद हमारी बात हुई थी लखनऊ समझौता के डिटेल के बारे में। जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट में दो लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। एक का नाम है तिलक, जिसको हमने आपको बताया था कि तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर इस एक्ट को बहुत ही लोगों को, दोनों कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, दोनों को करीब लाने का काम किया था। और इसमें नाम एक और है जिन्ना का, जिन्ना का नाम, यानी एनी बेसेंट और जिन्ना और तिलक का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। कांग्रेस के सामने एक शर्त रखी गई कि कांग्रेस पृथक निर्वाचन को स्वीकार करेगी और मुसलमानों के लिए 40% सीटें आरक्षित होंगी और प्रांतीय विधान परिषद में भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। उदाहरण बंगाल में 40%, उत्तर प्रदेश में 30% सीटें इनके लिए आरक्षण कर दी गई। और स्वराज के लिए अब दोनों एक दूसरे के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। समझौते का कारण क्या था? कांग्रेस के दोनों दलों गुटों के बीच में जो नरम पंथ और गरम पंथ था, या लखनऊ पैक्ट का जो समझौता हुआ उसके पीछे क्या कारण था, तो बात करेंगे कि दोनों गुट अब तक सरकार से नाखुशी से सीख चुके थे। सरकार की जो दमन करती नीति थी उस नीति से संभल चुके थे क्या होगा। फलतः दोनों गुटों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। और अली बंधुओं का उदय, जो शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, इनकी जो विचारधारा थी ये रूढ़िवादी मुसलमानों से अलग थी। ये रूढ़वाद का विरोध करते थे। इस पैक्ट के बाद क्या प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम लीग ने, मुस्लिमों ने गौ हत्या करना बंद कर दिया, हिंदुओं ने मस्जिद के पास संगीत बजाना समाप्त कर दिया, और किसी विधेयक पर अगर बहुसंख्यक मात्रा में अल्पसंख्यकों ने विरोध किया हो तो कांग्रेस उस विधेयक को पास नहीं करती थी। तो ये लखनऊ पैक्ट का पूरा प्रभाव सामने होकर आया। तो ठीक है, इतनी बातें आज के वीडियो में थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाएं। एक और विशेष सूचना कि हम अपने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर आते हैं, जिसे आप सॉल्व करें और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। अगर आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए और या फिर हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पर। वहाँ पे आपको हम एक लिंक अवेलेबल कराएंगे और उस हिसाब से लिंक से जुड़िएगा। देखिए, जो अधिक से अधिक जो आप लोग जुड़ेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। हम 3 चीज़ एक साथ लेकर चल रहे हैं। एक तो आपको हम PDF उपलब्ध करा देते हैं जितना मैटर होता है। दूसरी चीज़, इस वीडियो का टोटल लिंक आपको देते हैं। और तीसरा, इस वीडियो पर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पर डे 8 से 10 क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। कितने? 10 के आसपास, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 के आसपास होते हैं। तो यानी इस अनुसार देखेंगे तो एक हफ्ते में 7 दिन में 70 से के आसपास क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं, 50 से लेकर 70 के बीच में। और ये टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका कोई कास्ट नहीं लगता, एकदम फ्री है। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम आप लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे आप लोग भी हमारे साथ सहयोग करें, ठीक है। और इसी सहयोग की भावना के साथ हम ये चाहेंगे कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। अगर आप नए यूजर हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो लोग UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग UPSC दे रहे हैं, या जो लोग कोई स्टेट PCS दे रहे हैं, या GK की तैयारी, GS की तैयारी करने वाले, जनरल स्टडीज़ की तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए और इस चैनल का लिंक दीजिए जिससे वो सब्सक्राइब करें। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि घंटी वाली जो बटन है उसे दबा लें, जिससे इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो हमने क्या क्या चर्चा की, बहुत तेज़ी से यहीं लिखेंगे सन वाइज, उसे आप याद रखिएगा। हमने बात की 1915 में गांधी के आगमन की, 1916 में हमने बात की आपसे होम रूल आंदोलन की, वो तिलक का हो या एनी बेसेंट का हो। फिर 1916 में हमने बात की जो कांग्रेस का समझौता है, लखनऊ पैक्ट, उसकी हमने बात की।
तो ये बातें हमने की। अब इस वीडियो के बाद आगे हम बात करेंगे 1917-18 के बाद की जो घटनाएँ होंगी वो। तो रुकेंगे हम अपने इस वीडियो में यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए आज्ञा, अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।